Hello, welcome to my maths class. Students, today I am going to start your new topic, that is geometric progression, and I am going to start this topic with an interesting story. And the story is like this, that there was a king who was famous for his generous attitude, that whosoever comes to him, he never sends him back empty-handed. He was famous for his charity. He used to give huge amount to the people in the charity. But this attitude started to grow as ego in him gradually. और आपको पता है कि अहंकार अगर आ जाए धीरे धीरे, अगर किसी में बढ़ता चला जाए तो वो विनाश का कारण बनता है. तो उसके जो इस एटीट्यूड की वजह से कि मैं देखो कितना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास जो आता है मैंने कभी उसको खाली हाथ नहीं भेजा, जो भी आता है मेरे पास से मैं उसकी हर डिमांड पूरी करता हूँ, इस तरीके का उसको गुरूर होने लगा था. तो उसका इस वजह से जो उसका जो बिहेवियर था उसमें भी चेंजेस आने लगे थे. अब जो उसके प्रजा के लोग थे वो उसके इस एटीट्यूड से परेशान होने लगे और वो चाहते थे उनका राजा पहले जैसा राजा बन जाए. उसमें ये जो एक गुरूर भर गया है, ये उसके दिमाग में भर गया है कि मेरे पास तो जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, ये वाला दिमाग से उसके निकल जाए, ये वाला ख्याल, इस तरीके की भावना उसके दिमाग से निकल जाए. वो सोच समझ के काम करे, ये नहीं कि जो भी आया और कुछ भी उसको दान कर दिया बिना सोचे समझे. तो देयर वाज अ वाइज पर्सन इन हिज किंगडम और ही प्लान्ड अ ट्रिक कि भाई मैं अपने राजा को चेंज करूँगा ये ट्रिक अप्लाई करके. सो ही प्लान्ड अ ट्रिक एंड वेंट टू द किंग. और राजा को बोला, आई एम अ नीडी पर्सन, आई वॉन्ट योर हेल्प, आई नीड समथिंग फ्रॉम यू. राजा ने कहा ठीक है भाई, बोलो क्या चाहिए तुम्हें. तो उस बंदे ने क्या किया, ही ओपन्ड वन चेस बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग. ये देखो मैंने यहाँ पर चेस बोर्ड बनाया, यू नो इट वेरी वेल. चेस बोर्ड में हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, 64 स्क्वायर्स. उसने चेस बोर्ड ओपन कर दिया राजा के सामने और बोला कि मुझे ये चाहिए आपसे कि फर्स्ट बॉक्स जो है स्क्वायर बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स पर मुझे 1 ग्रेन चाहिए वीट का, 1 ग्रेन ऑफ वीट, ठीक है, यहाँ पर 1 चाहिए. सेकंड वाले बॉक्स पर इसका डबल, मीन्स दिस सब्सिक्वेंट इज द डबल ऑफ द प्रीसीडिंग. थर्ड वाले पर इसका डबल, यानी कि इसका डबल हो गया 4. अब इससे नेक्स्ट वाले पर इसका डबल यानी 8. इस तरीके से मुझे यहाँ तक लास्ट में इतने ग्रेन्स चाहिए वीट के. राजा ने बोला बस इतना ही चाहिए, कुछ और मांग लो, कुछ बड़ा मांगो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी कुछ मांग रहे हो मेरे से, बहुत तुच्छ मांग रहे हो, कुछ बड़ा मांगो. नहीं, उसने बोला मुझे इतना ही दे दो भाई, इतना ही बहुत है मेरे लिए, आप इतना ही दे दो. राजा ने बिना सोचे समझे अपने ट्रेजरर्स को बोला ठीक है भाई, जो ये चाहते हैं इनको दे दो भाई. अब उसके बाद इतना टाइम लग गया और हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद जब बुलाया राजा ने कि हाँ भाई उसका वो हो गया अभी तक, हाँ नहीं वो नहीं हुआ अभी तक जो उस बंदे को देना है. तो क्यों इतना टाइम लग रहा है इतनी छोटी सी डिमांड के लिए. तो ट्रेजरर ने ये कैलकुलेशंस दिखाए कि देखो कितने ग्रेन्स चाहिए उसको, कितना चाहिए, 18 क्विंटलियन, 446 क्वाड्रिलियन, 744 ट्रिलियन, 73 बिलियन, 709 मिलियन, 551,615 ग्रेन्स बन रहे हैं. दिस इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट. ये इतना अमाउंट है हमारा कि अबाउट 200 टाइम्स एनुअल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वीट.
कहाँ से दें उसको? 200 टाइम्स एनुअल वर्ड प्रोडक्शन और मोर देन दैट। सोचो सोचो कितना बड़ा अमाउंट। और फिर क्या हुआ? राजा को हार माननी पड़ी और उसको समझ में आया कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना, और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ दान कर सकता है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, है ना? तो हम इसको बोल सकते हैं, देखा पावर ऑफ पावर देखी आपने? अगर देखो, अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स, ये फोर्थ बॉक्स, तो आपके लास्ट वाले बॉक्स पर कितने नंबर्स आए? 2 raised to power 63। बॉक्सेस 64 है क्योंकि फर्स्ट बॉक्स पर 0 है, सेकंड बॉक्स पर 1 है, थर्ड बॉक्स पर 2 है, तो ऑब्वियसली 64th बॉक्स पर 2 raised to power 63 आपके ग्रेन्स होंगे। और इन जब टोटल इनको ऐड किया गया होगा तो इसका सम बना होगा S64, 2 raised to power 0 प्लस 2 raised to power 1 प्लस 2 raised to power 3 अप टू 2 raised to power 63 एंड दैट वाज इक्वल टू दिस मच। वो इसके इक्वल था। ठीक है, अब अगर हम अपने जो टॉपिक है उस पर आए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आए, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख रही हूँ 1, इस 1 का डबल 2, फिर इस 2 का डबल 4, ठीक है, फिर क्या है, इसका डबल 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, यानी कि यहाँ पर आपको एक ऐसा मल्टीपल दिख रहा है वो जो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कॉमन मल्टीपल है यहाँ पर। तो हम अगर इसको A1 माने, इसको A2 माने, इसको A3, इसको A4, तो A2 डिवाइडेड बाय A1 क्या है? 2/1 दैट इज 2। A3 डिवाइडेड बाय A2 क्या है? A3 इज 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 अगेन। A4 डिवाइडेड बाय A3 क्या है? दैट इज 8/4 दैट इज अगेन 2। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशो। जैसे आपने AP में पढ़ा था, वहाँ पर क्या था? कॉमन डिफरेंस आता था। कॉमन डिफरेंस कैसे आता था? बाय सब्ट्रैक्टिंग द कंसेक्यूटिव टर्म्स, मीन्स सब्ट्रैक्टिंग द प्रीवियस टर्म फ्रॉम द कंसेक्यूटिव मीन्स द कंसेक्वेंट टर्म। ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या होगा? 2 टर्म्स का, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, इन दोनों का रेशो जो होगा वो सेम होगा यहाँ पर। ओके, तो इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशो। अभी हम साथ में ये भी निकाल लेते हैं कि ये टर्म्स निकलती कैसे हैं। तो उसके लिए अभी हमने जैसे किया था, इसको मैंने दोबारा से अगर मैं लिख लूँ 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power, या फिर हाँ एक मिनट, हम इसको लिखते हैं 1 into 2 raised to power 1। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 into 2 raised to power 2, 4 को। 8 को कैसे लिख सकती हूँ? 1 into 2 raised to power 3, या ऐसे करते हुए। या फिर मैं ये सीक्वेंस नहीं लेती, एक और सीक्वेंस लेती हूँ 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 2 12, 12 2 24, 2 48, लाइक दिस। अब ये 3 है, ये अगर मैं देखूँ कॉमन रेशो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 2, तो हम 3 into 2 करें तो ये आ गया। 3 into 2 का स्क्वायर करें, 3 into 2 क्यूब करें, क्यों? क्योंकि ये ऐसे हैं 3 into 2, 3 into 2 4, 3 into 8, 3 into 16। तो हमने इसको लिखा 3 into 2, 3 into 2 स्क्वायर, 3 into 2 क्यूब, 3 into 2 raised to power 4। तो ये फर्स्ट टर्म थी, 3 into 2 raised to power 0 आ गई है। कॉमन रेशो को अगर आपने R लिया है और फर्स्ट टर्म को A, तो A R की पावर 0 है, A R की पावर यहाँ 1 है, A R की पावर यहाँ 2 है, A R की पावर यहाँ 3 है, A R की पावर 4 है। तो nth टर्म क्या आएगी? nth टर्म क्या आएगी यहाँ पर?
देखो फर्स्ट टर्म में 0 है, सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 3, फिफ्थ टर्म में 4, तो nth टर्म में आएगा a r की पावर n-1। ये आपकी nth टर्म हुई, जीपी की nth टर्म। ठीक है जी। हाँ जी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हुज टर्म्स आर नॉन ज़ीरो, कोई भी टर्म इसकी ज़ीरो नहीं हो सकती। एंड ईच ऑफ इट्स सक्सीडिंग यानी नेक्स्ट टर्म इज r टाइम्स द प्रीसीडिंग टर्म। ओके, अब r क्या है? कॉमन रेशो, ये भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। और r कैसे निकलता है? रेशो ऑफ सक्सीडिंग टर्म। ठीक है, रेशो किस किस चीज़ की लेनी है? सक्सीडिंग बाय प्रीसीडिंग टर्म। ओके, जैसे ये मेरे पास एक सीक्वेंस है 1, 3, 9, 27, तो इसमें कॉमन रेशो क्या हुई? a2 डिवाइडेड बाई a1 ले लीजिए, चाहे a3 डिवाइडेड बाई a2 ले लीजिए, चाहे a4 डिवाइडेड बाई a3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब इसमें nth टर्म का फॉर्मूला an क्या होता है? a r रेज़ टू पावर n-1। जैसे अगर मुझे 7th टर्म निकालनी है तो होगा a r रेज़ टू पावर 6। अब इसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म। r क्या है? कॉमन रेशो। अब जैसे मुझे 7th टर्म अगर इसी की निकालनी है तो a क्या है इसमें? 1, r क्या है? 3 रेज़ टू पावर 6। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ लिया कि कॉमन रेशो कैसे निकलता है? an डिवाइडेड बाई an-1। उसके बाद हमने पढ़ा nth टर्म कैसे निकलता है? a r रेज़ टू पावर n-1। आप इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स पढ़ेंगे हम इन जीपी। जैसे आपने एपी में पढ़ा था सम ऑफ n टर्म्स, वैसे ही जीपी में भी सम ऑफ n टर्म्स है। तो हम उसका फॉर्मूला पहले डिराइव करते हैं। देखो, अगर मेरे पास n टर्म्स हैं, पहली टर्म है a, दूसरी a r, तीसरी a r स्क्वायर, और मुझे n टर्म्स तक लेना है तो a r रेज़ टू पावर n-1 इसकी क्या होगी? nth टर्म। अब मैं क्या कर रही हूँ? मल्टीप्लाइंग दिस बाय r। ठीक है, तो जब मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये a r हो जाएगा, ये a r स्क्वायर हो जाएगा, ये a r क्यूब हो जाएगा, है ना, और ये a r की पावर n, एक एक पावर बढ़ जाएगी ना r की। यहाँ पर थी नहीं, 0 पावर थी तो 1 हो गई, यहाँ 1 पावर है तो 2 हो गई, यहाँ 2 पावर है तो 3 हो गई, यहाँ n-1 पावर है r की तो यहाँ n हो गया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा r s n। ठीक है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया है r से। लेकिन अब मैं इसको रीराइट करूँगी, ठीक है, रीअरेंज करूँगी कि आपका r वाला टर्म जो है वो r के नीचे है। ऐसे डायगोनली I will start to write it ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो सारी जो सेम टर्म्स है, a r के नीचे a r ही आएगा, a r स्क्वायर के नीचे a r स्क्वायर आएगा। ऐसे ही ये इससे पहले जो टर्म होगी वो a r की पावर n-1, वो इधर आ जाएगी a r n-1, और ये लास्ट में a r की पावर n हो जाएगी। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ, माइनस 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 एंड माइनस। तो ये क्या हो गया? एस एन माइनस आर एस एन, और इधर ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? फर्स्ट वाली सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म बची और सेकेंड वाली सीक्वेंस में लास्ट टर्म बची, यानी a माइनस a r रेज़ टू पावर n-1। From here what is common and what is common from right side? From here, from left side Sn is common, 1 minus r, and from right side a is common, 1 minus r raised to power n. Sorry, this is n, this is n, r raised to power n is common. ठीक है, so Sn means the sum of the n terms क्या है आपके पास? a 1 minus r raised to power n upon 1 minus r। ठीक है, अब हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि इसको ऊपर रखते और इसको नीचे रखते, तो फिर क्या बन जाता? Sn is equal to a r raised to power n-1 upon r-1, यानी कि ये पूरा सीक्वेंस आप ऊपर रखते और ये सीक्वेंस नीचे रखते, तो उस केस में आपके पास ये आता। तो यानी कि दोनों सम का मतलब सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। तो हम लिखते हैं सम, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ है, आपका r जो है 1 के इक्वल है। अगर r 1 के इक्वल है, देखो मैं एक सीक्वेंस लिख दूँ 3, अगर r 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, फिर इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3,
3. तो all the terms of the sequence will be same in this type of GP if R is 1. लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं इसमें R1 नहीं, और वैसे भी आप देखो R1 होते ही ये क्या हो रहा है 0.0 अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है ना, आपने पढ़ा है ना अनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये आपका अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ R इज नॉट इक्वल टू 1, तो आई हैव स्पेसिफाइड हियर कि R इज नॉट इक्वल टू 1। आप डायरेक्ट फॉर्मूला चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों सेम है, लेकिन हम थोड़ा सा कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए तो हम लिखते हैं R ग्रेटर देन 1। अगर R बड़ा है 1 से तो R पहले आएगा, अगर 1 बड़ा है R से यानी R छोटा है 1 से तो R पहले आएगा। तो सॉरी दिस ये दोनों सेम ही लिखते हैं, यहाँ पर 1 माइनस R रेज़ टू पावर 1 माइनस R, यानी 1 बिगर है तो 1 को पहले लिखो, R बिगर है तो R को पहले, इससे थोड़ा सा आंसर आपका पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है और कुछ नहीं है। अब सम ऑफ n टर्म्स अगर R1 है, जैसे कि ये देखो A, मैंने भी बताया ना अगर R1 होता तो सारी टर्म सेम होगी, सारी टर्म सेम होगी, और इट मीन्स अगर आपको इनको ऐड करना है तो a प्लस ए n टाइम्स आप ऐड कर रहे हो तो सम क्या होगा n या a इंटू n। ठीक है, इफ R इज इक्वल टू 1। अच्छा अगर आप देखिए आपका R माइनस 1 होता है, ठीक है, तो पहली टर्म a, इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड टर्म -a, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर +a, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए -a, यानी एवरी मीन्स ऑल्टरनेटिवली विल गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। इफ R इज नेगेटिव, R जो है वो -1 है, हाँ -1 होता है। तो अगर देखो वैसे भी माइनस हो तो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर -1 अगर है तो आपकी ये इस तरीके से आएगा। अब अगर देखो आपका ये a नंबर ऑफ टर्म्स कितने इवन, तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जैसे ये है नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड है, तो ये तो कैंसिल हो गए, बचा क्या फिर a। तो वही मैंने लिखा है कि अगर R -1 के इक्वल है और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो सारी एक के साथ कैंसिल हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपके पास a बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, स्पेशली पर्टिकुलरली ये, इनमें जरूरी नहीं है कोई एक भी याद करोगे, इवन देन योर पर्पस इज सॉल्व। हाँ जी, अगर a एंड b आर 2 नंबर्स देन देयर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है g, सच दैट कि a और b के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दें ताकि ये जो a, g एंड b है वो एक GP बन जाए, तो g इसमें ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा a एंड b का। जैसे अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2, ऐसे ही g जो है वो a एंड b का एक ज्योमेट्रिक मीन है। तो अब आप देखिए अगर ये GP है तो इनकी कॉमन रेशियो सेम होगी, a2 डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाई a2 होगा। इसका मतलब a2 इज g डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई g, तो ये आ गया g स्क्वायर इज इक्वल टू ab। तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ ab। ये दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ab। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने a और b के बीच में जो एक ज्योमेट्रिक मीन था वो निकाला था, वो था g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। लेकिन अगर सपोज करो a और b के बीच में यहाँ पर हमारे पास n नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं a और b के बीच में, ये a है और ये b, और उनके बीच में g1 g2 अप टू gn n नंबर्स हैं, सच दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस बिकम्स अ GP। तो ये सारे ज्योमेट्रिक मीन देन g1 g2 gn are called geometric means, यानी कि हम a और b के बीच में n नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं जिससे कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। अब इसको कैसे निकालें, अभी देखिए ये हमारे पास है a, फिर g1 g2 अप टू gn, फिर b है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और जो nth यानी कि GP, अगर हम GP को देखें तो ये GP की फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जो n पर है वो क्या होगा n प्लस 1th टर्म। तो b कौन से नंबर पर आया,
वो n प्लस सेकेंड टर्म, n प्लस सेकेंड टर्म, n प्लस 2, तो a n प्लस 2 का फॉर्मूला होता है a r की पावर n प्लस 1। अगर ये n प्लस 2 है तो ये कम होगा। अब मेरे पास a n प्लस 2 की जगह पर है b, ओके जी b, और a की जगह पर फर्स्ट टर्म की जगह पर फर्स्ट है, और ये आ गया r n प्लस 1। ये हो गया b अपॉन a इज इक्वल टू r रेज़ टू पावर n प्लस 1। आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो मैं इससे निकाल सकती हूँ r की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a रेज़ टू पावर 1 है, तो r कितना आया बेटा, r आया b अपॉन a रेज़ टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। यानी कि ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है, उस ज्योमेट्रिक मीन के लिए r अगर निकालना है, आपको फर्स्ट नंबर a दिया है, लास्ट नंबर b दिया हुआ है, और बोला गया कि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इसके अंदर इंसर्ट करो, तो n हो गया 3 आपका, तो उसका कॉमन रेशो b अपॉन a रेज़ टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन निकलेंगे, ये ज्योमेट्रिक मीन देखो, जो आपका सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, जो थर्ड टर्म है वो सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन है, तो जो nth ज्योमेट्रिक मीन है वो AP की कौन सी टर्म है, n प्लस फर्स्ट, यानी कि a n प्लस 1 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, gn का a r की पावर n, ये gm का फॉर्मूला होगा आपका। हाँ जी, तो हमने पढ़ा कि अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, दो नंबर्स a एंड b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं, तो कॉमन रेशो b अपॉन a रेज़ टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 होगा, और nth ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला a r रेज़ टू पावर n होगा। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, लेट वी आर टू इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256, यानी कि आपके पास a हो गया 1 और b हो गया 256। कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 3 नंबर्स, तो इसका मतलब n हो गया 3, सो दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस बिकम्स अ GP, यानी कि एक है 1, फिर G1, फिर G2, फिर G3 और लास्ट में 256, ये एक आपकी GP है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉमन रेशो निकालना है, तो कॉमन रेशो का फॉर्मूला लिखा है r इज इक्वल टू b इज 256 अपॉन a इज 1 रेज़ टू पावर 1 अपॉन n की जगह 3 प्लस 1, क्योंकि 1 अपॉन n प्लस 1 है, तो ये आ गया r इज इक्वल टू, ये होता है 4 की पावर 4, 256 इज 16 इंटू 16 दैट इज 4 स्क्वायर, का स्क्वायर आपका ये हो गया, ये आपका 1 अपॉन 4, तो ये कैंसिल होके देखिए ये आपके पास आ गया r, आपके पास आया है 4, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वैसे तो ये प्लस माइनस 4 आता है, अगर हम इसको अगर इस तरीके से करते हैं, टेकिंग 4 पावर 4 ऑन बोथ साइड, तो r4 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, अगर पावर 4 दोनों साइड किया, क्योंकि ये इवन पावर है, तो वैसे तो r आपका ना प्लस माइनस 2 आता है, जब भी जैसे r स्क्वायर अगर 4 होता तो हम r को प्लस माइनस 2 लिखते हैं ना, जब भी ये इवन पावर होती है तो इधर प्लस माइनस आता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा। अब आपके पास r आ गया, तो अगर हम g1 निकालें, अगर मैंने प्लस r माइनस 2 लिखी, तो आप ये देखो मेरे पास नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी, जबकि नंबर्स मुझे सिर्फ 1 एंड 256 के बीच में चाहिए, वो सारे पॉजिटिव होंगे, तो मैं नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दूँगी, दिस इज डिस्कार्डेड। क्यों डिस्कार्ड किया, बिकॉज आई नीड ओनली पॉजिटिव नंबर्स, और 1 और 256 के बीच में तो पॉजिटिव ही आएंगे ना, और इस वजह से मैं r को ले रही हूँ +2। अब r को +2 लेते हैं, तो g1 क्या बना, a इंटू आर, यानी 1 इंटू आर, सॉरी 2 नहीं, ये आपका प्लस माइनस 4 था, सॉरी दिस इज प्लस माइनस 4, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, प्लस माइनस 4, तो r आया आपका 4, तो ये g2 क्या आया, ar स्क्वायर, यानी 1 इंटू 4 स्क्वायर, g3 क्या आया, ar क्यूब, सो 1 इंटू 4 क्यूब, तो ये 4 16 64, ये तीनों नंबर्स आप देखिए 1 एंड 256 के बीच में लाई करते हैं, ये आपके 3 ज्योमेट्रिक मीन हो गए, तो ये 1 4 16 64 256 इज द रिक्वायर्ड जीपी कह लीजिए, या फिर ये 3 नंबर्स हैं विच आर द रिक्वायर्ड जीएम ज्योमेट्रिक मीन्स है आपके। हाँ जी, अब हम निकालेंगे, हमने
पहले जब AP पढ़ा था तो अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा, एंड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वी हैव स्टडीड फॉर द ज्योमेट्रिक मीन. Now we'll try to relate these two, arithmetic mean and geometric mean. Means we'll try to find out what is the relation in between them. So what I have done, I have taken that arithmetic mean between two numbers A and B. I have taken capital A, and the geometric mean between A and B is capital G. Then arithmetic mean we know A and B के बीच का arithmetic mean A plus B upon 2 होता है, और geometric mean अभी हमने सीखा that is square root of AB होता है. अगर मैं A minus G लूँ, consider, ठीक है, because I want to know which one is bigger, so I have taken A minus G. So A will be written as A plus B upon 2 minus square root of AB. So what I am going to do, I am going to write it as root A square. A can be written as root A square, B can be written as root B square, and I am taking LCM also. If I take LCM, so it would come here 2 minus this 2 will multiply here square root of this can be written, square root of AB can be written as square root of A into square root of B. What does it become? देखो कोई आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है. दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, है ना. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हो गया A माइनस B होल स्क्वायर बाय 2. अब एक चीज देखिए जरा ध्यान से, ये होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये जो 2 है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब A माइनस जी पॉजिटिव आ गया. A माइनस जी आपका पॉजिटिव आ गया. पॉजिटिव का मतलब क्या है? A माइनस जी इज ग्रेटर देन 0. इक्वल टू 0 कब होगा? जब A और G दोनों सेम हो जाएंगे. जब आपके A एंड G दोनों क्या हो जाएंगे? सेम होंगे, तो उस टाइम पर इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना. तो आप इसके बाद इफ A एंड B बोथ आर सेम, इन दैट केस A और B अगर दोनों सेम है तो इक्वल टू भी हो सकता है. तो A is greater than equal to G. This is your relationship between arithmetic mean and geometric mean. हाँ जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया है if AM and GM of two positive numbers A and B are 10 and 8 respectively, then you are to find these two numbers A and B. ये दोनों निकालने हैं. तो हमें अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है? 10, और ज्योमेट्रिक मीन दिया 8. तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला A एंड B के बीच में A प्लस बी अपॉन 2 दैट इज गिवन 10. तो A प्लस बी आ गया 20 आपके पास. ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ AB दैट इज गिवन इक्वल टू 8. स्क्वायरिंग बोथ साइड किया आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो AB इज इक्वल टू 64 आ गया. यहाँ से B की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दिया आपने, ठीक है. तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई. क्वाड्रेटिक को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर? ये तो आपके पास A माइनस 4 0 आ रहा है, या फिर A माइनस 16 0 आ रहा है, यानी A 4 या फिर A 16. अगर A 4 है तो B कितना आएगा? 64/4 दैट इज 16. अगर आप A को 16 लेते हैं, A को 16 रखिए तो B 4 आता है. तो आपके ये ही दो नंबर्स बने 4 and 16. यस, आपके पास 4 16, आंसर 4 16 और 16 4, ये दो नंबर्स बने आपके पास, ठीक है. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपके ना while solving the sums of GP we use one concept of componendo and dividendo also. Let me introduce you with that. Componendo and dividendo rule, it is the particularly useful when dealing with equations involving fractions. ठीक है, रेशियोज जो आप उससे प्रपोर्शन जब आप यूज करते हैं तब इसका यूज होता है. अब इसको कैसे यूज करते हैं? सपोज यू हैव दिस A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. ठीक है, ये प्रपोर्शन है आपके पास, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. अब इसके बाद अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल क्या लगता है? वो होता है, देखिए बिल्कुल न्यूमरेटर दोनों साइड लिखिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर विल बी एडेड इन द एडेड हियर एंड सब्ट्रैक्टेड हियर आल्सो. डिनोमिनेटर ऊपर ऐड कर दो, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो, इवन देन योर रिजल्ट विल रिमेन सेम. ठीक है, ये बहुत यूजफुल है आपका जीपी के क्वेश्चंस करते टाइम आएगा, कई क्वेश्चंस में इसका यूज होगा. देखिए मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ. यू नो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 है, इजंट इट? है ना ये? ठीक है, अब मैं इस पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर रही हूँ. 2 2 3 3 प्लस 4
-4 एंड दिस इज +6 -6, यहाँ पर क्या आ गया 6 अपॉन -2 और यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज 9 अपॉन -3. What is this? -3. What is this? -3. Even then it remains same. Even then it remains same. ठीक है, तो ये जो आपका प्रोपोर्शन है, it will remain same while applying the component of dividend rule. तो ये आज का हमारा लास्ट का टॉपिक था. From next lecture we'll start exercise, sums of exercise 9.3 in my next lecture.